राम, मर गया रे। हुई माँ, कमर टूट गई मेरी। अरे कोई दौड़ो भाई, आज तो रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। अरे रे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। उठिए उठिए जी, हाथ पकड़िए मेरा। मैंने 100 बार कहा है कि थोड़ा देख कर चला करो। अरे भाग्यवान, तुम्हारी ये डांट तो जिंदगी भर चलती रहेगी। पहले मुझे सहारा देकर उठाओ तो सही। खड़ी खड़ी खाली मुंह ताक रहे। अरे राम। सुधीर, सुधीर जल्दी आ बेटा, देख तेरे पापा आंगन में गिर गया है। बुढ़ापे का शरीर है, क्यों इतना काम का लोड सर पर बांध रखा है। जब शरीर गवाही नहीं दे रहा तो क्यों जबरदस्ती दुकान की भारी बोरियां उठाने चले जाते हो। क्या हुआ मम्मी? पापा आप ठीक तो है ना? चलिए आइए आइए धीरे से। हाँ लेट जाइए। बेटा सुधीर, आज तो बाल बाल बचाऊं मैं। ये लीजिए हल्दी वाला दूध पीजिए, थोड़ा दर्द में राहत मिलेगी। और आज इन दोनों लड़कों से साफ साफ बात कर लो, वो भी अभी क्या भी। क्या बात है पापा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखो बेटा सुधीर और सुनील, अब मेरी ये जो घुटनों की ग्रीस है ना, पूरी तरह जवाब दे चुकी है। तभी तो रोज गिरता पड़ता रहता हूँ। डॉक्टर कह रहा है कि ज्यादा खड़े रहे तो घुटने कटोरी की तरह हाथ में आ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, ये राम वीर परचून भंडार अब तुम दोनों ही संभाल लो। क्या पापा, आप ही ना पुरानी रूढ़िवादी बातें लेकर बैठ जाते हो। मैं इस धूल मिट्टी वाली दुकान पर बैठूंगा, ये आटा तेल साबुन बेचूंगा, सुबह से शाम तक 1 किलो चीनी दे दो, बाबूजी 10 ग्राम हींग कम है, यही सब सुनना पड़ेगा क्या मुझे? कोई इज्जत है इस काम की समाज में? मैं तो भाई जॉब करूंगा। ओहो, जरा सुनो इनके सुर। ये धूल मिट्टी वाली दुकान है, इसी दुकान के आटे की रोटियां ठूस ठूस कर तुम बड़े हुए हो। नौकरी में कौन से तुम्हें कंपनी का मालिक बना देंगे? वहां भी किसी मैनेजर के आगे जी सर यस सर करके पूछी तो हिलाओगे ना। मम्मी आप समझ नहीं रही हो, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई MBA की डिग्री इसलिए नहीं ली कि मैं यहाँ बैठकर 5-5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट बेचूं, 4 रुपए के लिए ग्राहकों से झिक झिक करूं। पढ़ाई की है मैंने, कॉर्पोरेट जॉब करूंगा, सूट बूट पहनकर AC ऑफिस में बैठूंगा। इस दुकान पर बैठने के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं रटी थी मैंने। पापा परेशान मत हो, अगर सुनील को नौकरी करनी है तो करने दीजिए, आखिर उसकी अपनी इच्छा है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, दुकान की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। कल सुबह से मैं दुकान पर बैठूंगा, दुकान कैसे चलानी है, ग्राहकों से कैसे पेश आना है, ये सब मैंने आपसे सीखा है। मैं सब संभालूंगा पापा। जीता रहे मेरा लाल, मुझे पता था मेरा बड़ा बेटा मुझे कभी निराश नहीं करेगा। सुनील तुझे नौकरी का शौक है ना, जा कर ले नौकरी, पर याद रखना धंधा अपना होता है, नौकरी दूसरे की गुलामी। पापा गुलामी नहीं, उसे कॉर्पोरेट करियर कहते हैं। अब देखना 4 साल में मेरी तरक्की कहां से कहां पहुंचती है। सुधीर भैया को बैठने दीजिए दुकान पर। सुनील अपनी चमचमाती फाइल लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाता है और उसे 50,000 रुपए महीने की नौकरी मिल भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुधीर सुबह 6 बजे उठकर दुकान का शटर उठाता है। शुरुआत में काम मुश्किल था, पर सुधीर की मीठी जुबान और ईमानदारी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पिता के पुराने तौर तरीकों के साथ उसने नई टेक्नोलॉजी को भी अपना लिया। फ्री होम डिलीवरी ने उसके धंधे को नया आयाम दिया। उसने थोड़ा लोन उठाया और अपनी परचून की दुकान को मिनी स्टोर बना डाला। अरे भाई मिश्रा जी, मानना पड़ेगा, रामवीर जी ने सुधीर की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या धूमधाम से शादी की है। कसर छुट्टी भी कैसे शर्मा जी, सुधीर का जलवा देखा है आज के समय में। समय का पहिया ऐसा घुमा कि पिछले 4 सालों में उसने पासा ही पलट दिया। वो जो रामवीर परचून भंडार एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, आज इस इलाके का सबसे बड़ा मिनी मार्ट बन चुका है। हाँ यार, लड़का सच में हीरा निकला। उसकी रात दिन की लगन और नए नए आइडियाज ने तो कमाल ही कर दिया। सुना है अब तो घर बैठे फोन घुमाओ और मिनी मार्ट से होम डिलीवरी हो जाती है। ऑनलाइन पेमेंट का भी चोचला शुरू कर दिया है इसने। तभी तो भाई मुनाफा दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। दुकान में तो नोटों की खनक साफ सुनाई देती है। पर मिश्रा जी, सुनील की भी तो सुना है बढ़िया नौकरी लगी है। अरे भाई वो कॉर्पोरेट की नौकरी है, वहाँ की अप्रेजल की नीतियां इतनी सख्त होती है, घिसते रहो पर उम्मीद के मुताबिक कुछ हाथ नहीं आता। कहाँ वो 50,000 की बंदी बधाई सैलरी, और कहाँ सुधीर का ये फलता फूलता बिजनेस। रामवीर जी अपने बेटे और दुकान की तारीफ सुनकर गर्व से अपनी मूंछों पर ताव देते हैं। कुछ ही दिनों में छोटे बेटे सुनील की भी शादी हो गई और छोटी बहू कामिनी भी घर आ गई। अजी सुनते हो, जरा इधर आना। सुनते ही नहीं, कब से बुला रही हूँ। क्या हुआ कामिनी, क्यों चिल्ला रही हो? अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, जरा चैन की सांस तो लेने दो। तुम्हें तो पूरी जिंदगी चैन की सांस ही लेनी है।
जरा अपनी इन आंखों पर लगी कॉर्पोरेट की पट्टी हटाकर बाहर देखो। कविता भाभी को देखा आज? वो जो सोने का भारी सा हार पहनकर घूम रही थी, वो उन्होंने अपनी सहेली की किटी पार्टी के लिए नया खरीदा है। और एक मैं हूँ जो तुम्हारी इस 50,000 की सैलरी में हर महीने का बजट बनाते बनाते अपने बालों के सफेद होने का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? चिढ़ने वाली क्या बात है मतलब? सीधे हो तुम, बिल्कुल सीधे। अरे ये समझो दुकान में नोटों की बारिश हो रही है। ये जो जेठानी जी हर हफ्ते नए ब्रांडेड कपड़े पहनकर हाथ में बड़ा सा बैग लटकाकर पार्लर जाती है, ये सब उसी दुकान की वजह से है जिसे तुम आटा साबुन की दुकान कहकर छोड़ दिए थे। ठाट बाट देख रहे हो उनके, और तुम सुबह टिफिन पकड़ कर जाती हो और शाम को थके हारे लौटते हो। और जीजी के ठाट दिखे अरमानी का सूट पहन रहे। तो मैं क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? किसने कहा नौकरी छोड़ने को? मैं कह रही हूँ वो दुकान सिर्फ सुधीर भैया की नहीं है, वो पापा जी की दुकान है, यानी कि वो पुश्तैनी संपत्ति है। उस दुकान पर जितना हक सुधीर भैया का है उतना ही हक तुम्हारा भी है। क्यों नहीं मांग लेते अपना हिस्सा? अरे क्या बात कर रही हो कामिनी? जब पापा ने दुकान संभालने को कहा था तब मैंने खुद मना किया था। अब 4 साल बाद जब भैया ने अपनी मेहनत से दुकान को इतना बड़ा बना दिया तो मैं जाकर कहूँ मुझे हिस्सा दो? ये अच्छा नहीं लगेगा। और मम्मी पापा क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, दुनिया थूकती है ऐसे स्वाभिमान पर जो पेट ना भर सके। हक है तुम्हारा। अगर आज हिस्सा नहीं मांगा तो कल को तुम्हारी औलादें तरसेंगी, जिठानी के बच्चे मॉल में घूमेंगे। आज ही बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामिनी के रोज के तानों ने सुनील के दिमाग में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू कर दिया। अब घर का माहौल बदलने लगा था। एक रविवार की सुबह जब पूरा परिवार हॉल में बैठा था, कामिनी ने अपने प्लान के मुताबिक सुनील को कोहनी मारी। पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? ऑफिस में कोई दिक्कत है या सैलरी नहीं बढ़ी इस बार? नहीं पापा, ऑफिस की बात नहीं है, बात घर की है। मैं सोच रहा था अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी शादी हो गई है। सुनील भैया अकेले इतनी बड़ी दुकान संभालते हैं, थक जाते होंगे, तो क्यों ना अब दुकान का सही तरीके से बंटवारा हो जाए। आधा हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए ताकि मैं भी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकूं। हाँ पापा जी, सुनील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर दुकान तो आपकी है ना। जब घर एक है, परिवार एक है, तो सारी सुख सुविधाएं सिर्फ एक के हिस्से में क्यों जाए? हम भी तो इसी घर के हिस्सेदार हैं, हमें भी दुकान की कमाई में से आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ओहो, सुबह सुबह ही शकुनी मामा की आत्मा का प्रवेश हो गया घर में। कामिनी बहू, जरा अपनी जीभ को लगाम दो। दुकान का बंटवारा? किस दुकान का बंटवारा? मम्मी जी मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ, जो सच है वही तो कह रही हूँ। जिठानी जी के ठाठ और हमारे हालात में जमीन आसमान का फर्क है। सुनील भी तो आपका अपना बेटा है, फिर इसके साथ ऐसे सौतेला व्यवहार क्यों? सौतेला व्यवहार? रे कामिनी, जब तू इस घर में ब्याह करके आई भी नहीं थी ना, तब की बात है। 4 साल पहले जब तेरे ससुर जी के घुटने खराब हुए थे, तब उन्होंने दोनों बेटों को खड़ा किया था। इस पढ़े लिखे कॉर्पोरेट बाबू ने तब लात मारी थी दुकान को, कहा था क्या मैं आटा तेल बेचूंगा, मेरे कोई इज्जत नहीं है क्या? तब सुधीर ने दिन रात एक करके भूखा प्यासा रहकर इस दुकान को खून से सींचा है। वो चाहता तो क्या एसी वाली नौकरी नहीं पकड़ सकता था? पढ़ा लिखा तो वो भी है। मम्मी जी तब की बात अलग थी, तब सुनील नादान थे, पर अब दुकान इतनी बड़ी हो गई है तो पिता की संपत्ति पर दोनों का बराबर हक होता है। कानून भी तो यही कहता है। ये ना समझते, आप तो समझदार थी, जैसे बड़े को दुकान दी इनको भी कुछ दिया होता। पर कोई बात नहीं, दुकान ना सही, अब ये मकान हम दोनों को मिलना चाहिए। कानून की बात मत सिखाओ बहू। और सुनो सुनील, जब तुमने 4 साल पहले नौकरी शुरू की थी तब दुकान में कुल 50,000 रुपए का माल था। मैंने उसी समय तुम्हें अपनी तरफ से 50,000 रुपए नकद दिए थे ताकि तुम अपनी नौकरी और शहर की जिंदगी की शुरुआत कर सको, याद है ना? मैंने सुधीर को 50,000 का सामान दिया और तुम्हें 50,000 की नकदी। हिसाब उसी दिन बराबर हो गया था। आज जो दुकान खड़ी है वो सुधीर की अपनी मेहनत और किस्मत की बरकत है, मेरी नहीं। पापा वो 50,000 तो कब के खत्म हो गया। आज दुकान की वैल्यू लाखों में है। आप हमेशा सुधीर भैया का ही पक्ष लेते हो क्योंकि वो आपकी जी हजूरी करते हैं। मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए बस। हाँ, या तो हमें दुकान में आधा हिस्सा दीजिए या फिर ये मकान हमें दीजिए। सुधीर भैया इतने साल से कमा रहे हैं, अब हमारा भी तो हक बनता है। पापा मम्मी अब दोनों शांत हो जाइए। सुनील मेरा छोटा भाई है। अगर इसे लगता है कि मैंने दुकान में बैठकर कोई बहुत आसान काम किया है और ये मुझसे बेहतर संभाल सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनील, कल से तुम दुकान संभालो, पूरा गल्ला, पूरा हिसाब तुम्हारा। मैं 4 महीने के लिए दुकान से दूर रहूंगा, तुम दोनों दुकान चलाकर देख लो। हाँ ये हुई ना बात। देखो भैया खुद ही मान गया। अब देखना सुनील,
हम इस दुकान को कहां से कहां ले जाते हैं। हाँ, देखूंगी मैं भी। बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ लग गई है। अब देखना ये कि वो पंसारी बनता है या खुद का मुंह जलाता है। जा सुनील, संभाल ले दुकान, पर याद रखना मुनाफा तो दूर, अगर दुकान की साख को बट्टा लगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन से सुनील बड़े टशन में सूट बूट पहनकर परफ्यूम छिड़क कर दुकान पर जाकर बैठ गया। कामिनी ने घर में ही बैठकर सपने बुनने शुरू कर दिए थे कि पहले महीने की कमाई से वो कौन सा गहना खरीदेगी। लेकिन दुकान चलाना कोई ऑफिस की नौकरी नहीं थी जहां सिर्फ कंप्यूटर पर उंगलियां चलानी हो। यहाँ हर 5 मिनट में एक नया मिजाज का ग्राहक आता था। अरे भैया जी, कितनी बार कहा कि 1 किलो अरहर की दाल दे दो, आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, आप क्या कर रहे हैं? सुधीर भाई साहब तो बिना देखे ही पैकेट उठाकर दे देते थे। अरे माताजी जरा रुकिए ना, मुझे सिस्टम में चेक करने दीजिए अरहर की दाल का स्टॉक कोड क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अरे लो कर लो बात, अब दाल खरीदने के लिए हमें तुम्हारे प्रोसेस का इंतजार करना पड़ेगा। रहने दो भाई, तुम्हारी दाल तुम्हें मुबारक, सामने वाली शर्मा जी की दुकान से ले लूंगी। सुधीर होता तो अब तक दाल क्या 4 चीज और पैक कर दी होती। अरे यार, ये लोग बिना बिल और बिना बारकोड के सामान कैसे मांग लेते हैं? सब कुछ कितना अनऑर्गेनाइज्ड है यहाँ। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सुनील को थोक बाजार में सामान खरीदने का कोई तजुर्बा नहीं था। सुधीर जहां थोक व्यापारियों से उधार पर सामान लाता था और सही समय पर भुगतान करके संबंध बनाए रखता था, वहीं सुनील ने जाते ही उनके साथ अपनी कॉर्पोरेट ईगो दिखा दी। राम राम सुनील बाबू, सुधीर भैया नहीं दिख रहे कई दिनों से। ये पिछले महीने का 70,000 का पेमेंट बाकी था, वही लेना आया था। देखो भाई साहब, हमारे पास कोई पुराना कच्चा बिल नहीं चलेगा। आप मुझे पूरा जीएसटी इनवॉइस दीजिए और हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम 30 दिन के क्रेडिट पीरियड के बाद ही पेमेंट डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करेंगे। अरे बाबूजी, ये कोई तुम्हारी विदेशी कंपनी ना है, ये बाजार है। यहाँ धंधा जुबान और साख पर चलता है। सुधीर भैया शाम को खुद फोन करके पेमेंट क्लियर करते थे। अगर तुम अपनी पॉलिसी हमें सिखाओगे तो कल से तुम्हारा माल बंद, अपना बंदोबस्त कहीं और से कर लो। धीरे धीरे दुकान से सामान गायब होने लगा। थोक व्यापारियों ने माल देना बंद कर दिया क्योंकि सुनील पेमेंट अटका कर बैठ जाता था। उधर कामिनी हर हफ्ते गल्ले से पैसे निकालने पहुंच जाती थी। सुनील, इस हफ्ते का पैसा लाओ, मुझे वो डिजाइनर साड़ी बुक करानी है। भाभी ने भी कल एक नई सैंडल खरीदी है। कामिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? गले में पैसे है का? दुकान में जो माल था वो बिक चुका है, नया माल लाने के लिए पैसे नहीं बचे। इस महीने दुकान का जो टर्नओवर हुआ है उसमें 20,000 का शुद्ध नुकसान हुआ है। ऊपर से जो ग्राहक पहले उधार पर सामान ले जाते थे और महीने के अंत में पैसे देते थे, उनसे मैंने कड़ाई से पैसे मांगे तो वो दूसरी दुकान पर चले गए। क्या नुकसान? सुधीर भैया लाखों कमा रहे हैं, तुम खुद को इतने बड़े मैनेजर समझते हो, एक परचून की दुकान नहीं संभाल रही तुमसे। आसान नहीं है ये कामिनी। ऑफिस में सिर्फ 8 घंटे का काम करना होता था और महीने की 30 तारीख को चुपचाप 50,000 रुपए खाते में आ जाते थे। यहाँ सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बैठना पड़ता है, एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। सुधीर भैया का पूरा गणित उनके दिमाग में फिट था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन कितना उधार ले गया और किसे कितना देना है। दुकान पूरी तरह कर्ज में डूब रही है। मेरी कॉर्पोरेट की नौकरी की सैलरी जो आती थी वो भी इस महीने दुकान के बिजली बिल और रेंट में चली गई। अब मेरे पास फूटी चवन्नी नहीं बची। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो सैलरी घर में आती थी वो भी गई, अब हम खाएंगे क्या? 4 महीने पूरे हो चुके थे। रामवीर परचून भंडार का शटर अब आधा गिरा रहता था। दुकान के अंदर सन्नाटा पसरा था। रैक खाली हो चुके थे और इलाके में बदनामी हो रही थी कि छोटे बेटे ने बाप की चलती चलाती दुकान को डुबा दिया। एक शाम रामवीर और वंदना जी हॉल में बैठे थे। सुधीर चुपचाप कोने में बैठकर अपनी नई नौकरी की किताबें पढ़ रहा था। तभी सुनील और कामिनी दबे पांव सिर झुकाए हॉल में आते हैं। पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया मुझे माफ कर दो, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। क्या हुआ सुनील बाबू? आज सूट बूट कहाँ गया तुम्हारा? दुकान का टर्नओवर कैसा चल रहा है? कितनी फ्रेंचाइजी खोल ली 4 महीने में? पूरी तरह बर्बाद हो गया मैं। मुझसे वो दुकान नहीं संभल रही पापा। 4 महीने में दुकान का सारा माल खत्म हो गया, साग मिट्टी में मिल गई। थोक वाले अब थूकते भी नहीं हमारे नाम पर। मेरे बस की नहीं है ये दुकान चलाना, मैं तो सिर्फ नौकरी कर सकता हूँ। और हमारी छोटी महारानी का क्या विचार है? गहने साड़ी की बुकिंग हो गई या अभी कुछ और बाकी है? जिठानी के ठाट देकर बड़ी आग लगी थी ना सीने में, अब ठंडी हुई कि नहीं? मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में बहुत मनहूस साबित हुई। मैंने जिठानी की सिर्फ चमक दमक देखी, लेकिन उसके पीछे की उनकी और भैया की दिन रात की मेहनत नहीं देखी। जो सुनील को पहले
नौकरी के 50,000 रुपए मिल रहे थे, मेरी लालच की वजह से आज वो भी चले गए। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके घर में कलेश करवाया। अरे कामिनी रो मत, तुम छोटी हो हमारी, नादानी में गलती हो जाती है। परिवार में कोई किसी से हमेशा के लिए रूठता है क्या? पगले रोता क्यों है? तू मेरा छोटा भाई है, दुकान का क्या है, दुकान तो फिर से खड़ी हो जाएगी। मुझे पता था तुझे इस काम का तजुर्बा नहीं है, इसलिए दिक्कत हुई, लेकिन तूने अपनी गलती मान ली। मेरे लिए यही सबसे बड़ा मुनाफा है। छीनने की बजाय अगर तूने सीखने पर जोर दिया होता तो आज ये दिन ना देखता। लेकिन तुझे पहले दिन से ही सेठ बनना था, तूने ना सलाह मांगी ना मशवरा किया, इसीलिए डूब गया। मैंने हमेशा पापा के अनुभव को अपने साथ रखा, इसलिए मेरा धंधा चमकता गया। तो सुधीर बेटा, अब क्या विचार है? कल से कौन उठाएगा दुकान का शटर? पापा, कल सुबह 6 बजे ही शटर उठेगा और इस बार सुनील भी मेरे साथ चलेगा। मैं दुकान संभालूंगा और सुनील शाम को आकर दुकान का पूरा डिजिटल हिसाब किताब और टैक्स का काम देखेगा। आखिर MBA की डिग्री बेकार थोड़ी ना जाने देंगे। हाँ भैया, मैं गद्दी पर बैठकर अरहर की दाल तो नहीं तौल सकता, पर आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट जरूर कर सकता हूँ। मुझे मेरी औकात और नौकरी की अहमियत समझ में आ गई है। और मम्मी जी, कल से मैं भाभी के साथ मिलकर रसोई संभालूंगी, दुकान के गल्ले की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी, कान पकड़ती हूँ। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगर दोबारा इस घर में बंटवारी या कलेश का नाम भी लिया ना कामिनी, तो ये बेलन सीधा गाल पर छपेगा। चलो अब रोना धोना बंद करो और सब मिलकर रसोई में आओ, आज पूड़ी हलवा बनेगा। घर का खोया हुआ अपनापन वापस लौट आया था। सुनील और कामिनी को समझ में आ गया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और परिवार की ताकत बंटवारे में नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने में होती है। रामवीर परचून भंडार का शटर कल फिर उठने वाला था, लेकिन इस बार उसमें 2 भाइयों का साझा सपना और पूरे परिवार का आशीर्वाद शामिल था।